हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। एनसीए सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस लेसन का हमारा ये 13 नंबर लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल और इक्वेटोरियल पॉइंट पर, ठीक है जी। और उससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटरमाइन किया था। तो हमारे लिए क्या रिलेशन बना था कि एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो था 2kp ओवर r स्क्वायर r क्यूब, ठीक है जी। और इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू अपन लोगों को कितनी मिली थी, kp ओवर r क्यूब। और अपोजिट डायरेक्शन में थे ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन इनकी हमने चेक की थी। और रिलेशन इनमें क्या था कि एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वेटोरियल की कंपैरिजन में डबल होता है, ठीक है जी। इन दोनों में क्या था, हमारा सिंपल सा एक रिलेशन था। और P अपना क्या था, P था डायपोल मोमेंट। P हमारा क्या था, डायपोल मोमेंट। दिस इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। ये हमारा डायपोल मोमेंट था। आज हम इसको आगे बढ़ाते हैं, टॉपिक को अपने नया टॉपिक लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डायपोल से ही रिलेटेड है कि यदि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल हो, उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो तब क्या फिनोमिना होगा। यदि हम उस डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें तो तब क्या चीज़ होगी, ये हमें क्या करना है, एनालाइज करना है। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डायपोल से रिलेटेड है। और उसमें जो टर्म यूज़ हो रही है वो क्या यूज़ हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लोग दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड, दो टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। फर्स्ट नंबर हो सकता है, जैसा मैं बोल रहा हूँ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और सेकंड नंबर हमारा हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यदि हमारे पास एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके हर एक पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहे और हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या रहे, सेम रहे। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पैरेलल और सिमेट्रिक फील्ड लाइंस के साथ, ठीक है। जैसे ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसके पैरेलल दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, फिर उतने ही स्पेस पर तीसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल, इतने ही स्पेस पर 4 नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इस टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और होता क्या है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके हर एक पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहे और हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या रहे, सेम रहे। जैसे आप ये पॉइंट देख रहे हो 1 2 3, इस पॉइंट पर यदि मैं इंटेंसिटी देखूं तो सपोज दैट मेरे को इंटेंसिटी मिलती है 2 न्यूटन पर कूलम, तो सेकंड वाले पर भी कितनी होगी, 2 न्यूटन पर कूलम, और थर्ड वाले पर भी कितनी होगी, 2 न्यूटन पर कूलम। और यहाँ पर आप 1 नंबर पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, इस डायरेक्शन में है। 2 नंबर पर भी इस डायरेक्शन में और 3 नंबर पर भी इस डायरेक्शन में। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम तीनों पॉइंट्स पर, और तीनों पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से टाइप का है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है बात। इसी प्रकार से नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एवरी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होना ज़रूरी नहीं है। डिफरेंट इंटेंसिटी हर एक पॉइंट पर क्या मिलती है, अपने को अपीयर होती है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस टाइप से भी हम लोग कर सकते हैं, इस टाइप से। जैसे इतने स्पेस पर फिर कम स्पेस पर आप रिप्रेजेंट कर दें,
फिर ज़्यादा स्पेस पर रिप्रेजेंट कर दें, फिर कम स्पेस पर रिप्रेजेंट कर दें। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर ये थोड़ी सी रेयर है तो यहाँ पर इंटेंसिटी कम है, यहाँ फिर जा कर के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंस हो गई तो यहाँ पर फिर इंटेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। तो कहीं पर इंटेंसिटी कम है, कहीं पर इंटेंसिटी ज़्यादा है। इस प्रकार के इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलेंगे, अपना नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो आप इसमें ये नोट कर सकते हो कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट सेम, ठीक है। और डायरेक्शन किसकी, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, मे बी सेम और नॉट, सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इस टाइप का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कौन सा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये सेम रहेगी एवरी पॉइंट पर, और डायरेक्शन भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, डायरेक्शन भी क्या रहेगी हमारी, सेम रहेगी। इस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कौन सा होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप या इसको नोट कर लें। ओके, अब हम लोग लीड करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। कॉपी पेन निकालो, हेडिंग लगाओ। इलेक्ट्रिक डायपोल in uniform electric dipole in uniform electric field, electric dipole in uniform electric field। अभी बताया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, इक्विस्पेस और पैरेलल फील्ड लाइन के साथ आप क्या करते हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हो। तो मैं मान लेता हूं कि मेरे पास इस टाइप का एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के एवरी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई वेक्टर है और इस डायरेक्शन में है, और हमारा डायपोल इसके अंदर है और थीटा एंगल पर है। माइनस क्यू चार्ज ऑफ डायपोल, दिस इज प्लस क्यू चार्ज ऑफ डायपोल, और इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो आप लोगों को पता है कितना होता है, 2a डिस्टेंस होता है इनके बीच में। ये इसका मान लेते हैं कि सेंटर पॉइंट है ओ, और ये वाला जो एंगल है, किसका एंगल पूछ रहा हूँ मैं, डायपोल मोमेंट का। बिकॉज आप लोगों ने डायपोल मोमेंट जो डिफाइन किया था, फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन की थी, वो हम लोगों ने डिफाइन की थी माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज। ये हमारे पास जो डायपोल है, ये आपको माइनस क्यू प्लस क्यू डायपोल दिख रहा होगा। ये डायपोल का जो डायपोल मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, पी वेक्टर, ठीक है जी, माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज। और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लस एक्स एक्सिस में डायरेक्टेड है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल बना, थीटा। तो किसके बीच का एंगल है ये, पी वेक्टर और ई वेक्टर के बिटवीन कितना एंगल है हमारे पास, थीटा एंगल। अब आप इसको एनालाइज करना स्टार्ट करो कि क्या क्या होगा। अपन लोगों को ये पता है, कॉन्सेप्ट अपना ये है कि यदि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस टाइप का एक हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। कितनी इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नीट्यूड ई इंटेंसिटी का अपने पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यदि हमारे पास एक चार्ज है और वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाई कर रहा है,
इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाई कर रहा है, तो अपन लोगों को पता है कि उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। लगना चाहिए ना फोर्स, और वो फोर्स कितना होगा उसको अपन लोग कैसे निकालें, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोग निकाल लेंगे उसको, बिकॉज E इक्वल टू क्या होता है, फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स की वैल्यू अपन लोगों को कितनी मिलेगी, Q टाइम्स E। इसका मीन ये हुआ कि यदि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ए इंटेंसिटी का, उसके अंदर एक चार्ज पड़ा हुआ है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस पर जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, Q टाइम्स E होगा। ठीक है जी। तो अब सेम सिचुएशन आपको यहाँ पर भी नज़र आ रही होगी। यहाँ पर कितने चार्ज हैं अपने पास, 2 चार्ज हैं, एक प्लस का Q चार्ज है और दूसरा कौन सा है, माइनस का Q चार्ज है। दोनों ही क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाई कर रहे हैं, तो जी हाँ इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाई कर रहे हैं। तो दोनों पर क्या लगना चाहिए, दोनों पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगना चाहिए, दोनों पर क्या लगना चाहिए, इलेक्ट्रिक फोर्स लगना चाहिए, और उनका मैग्नीट्यूड कितना होगा, Q टाइम्स E इक्वल होगा। तो देखें आप लोग, इस पर जो फोर्स लगा वो लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इस टाइप से, ऐसे, कितने मैग्नीट्यूड का, प्लस QE मैग्नीट्यूड का। इधर साइड जो इस पे माइनस पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स इससे अपोजिट होगा, माइनस QE फोर्स, बिकॉज माइनस चार्ज है। अब जो प्लस चार्ज पर फोर्स लगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्यों है, तो आप ये समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा टेंड्स होता है कि प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर अलाइन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या बताई थी हमने, +2 माइनस, तो यहाँ पर प्लस चार्ज है, तो ये प्लस चार्ज इस प्लस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इस फोर्स की डायरेक्शन अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये अट्रैक्ट होंगे, और ये नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज से क्या होगा, रिपेल होगा। तो इस पर जो फोर्स लगा नेगेटिव पर, जो नेगेटिव QE, वो एंटी पैरेलल होगा किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो ये इसका लॉजिक है, ये आप लोग समझ सकते हो। अब आप लोग इसको एनालाइज करना स्टार्ट करें। 2 टाइप के फोर्स है एक ही बॉडी पर, डायपोल हमारे पास एक है, सिंगल बॉडी है डायपोल, और उस पर कितने फोर्स लग रहे हैं, देखो आप लोग, एक प्लस QE फोर्स लग रहा है और दूसरा कौन सा लग रहा है, माइनस QE फोर्स लग रहा है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो कहने में इसमें हमारे पास मैकेनिक्स में ऐसा अपने को 11th क्लास में मिला था कि यदि एक ही बॉडी पर 2 फोर्स लग रहे हों तो तब हम लोग क्या करते हैं, उसका नेट निकालते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं। तो यदि मैं इस डायपोल पर रिजल्टेंट फोर्स निकालूं तो देखो कितना आएगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन डायपोल कितना आना चाहिए, F नेट, ये आपको मिलेगा QE, और दूसरा इससे अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस का साइन लगा के कितना लिख देंगे, QE। तो नेट फोर्स अपने को कितना मिला, 0। अब नेट फोर्स 0 है तो इसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, इट मीन्स A नेट, एक्सेलरेशन भी इसका कितना आएगा, 0 आएगा, एक्सेलरेशन भी इसका कितना आएगा, 0 बाय न्यूटन सेकंड लॉ, बिकॉज न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। फोर्स ही 0 है तो एक्सेलरेशन भी कितना होगा, 0। इसका मतलब ये है कि डायपोल नॉट शोज ट्रांसलेटरी मोशन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बात तो हमने ये निकाल ली, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात समझ में आ रही होगी कि हमारा जो डायपोल है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रांसलेटरी मोशन को शो नहीं करेगा। क्यों शो नहीं करेगा, क्योंकि उस पर F नेट कितना होगा, 0 होगा, और F नेट 0 होने के कारण उसका नेट एक्सेलरेशन भी कितना होगा, 0। इसका मतलब ये आगे चल के नहीं जाएगा, ट्रांसलेटरी मोशन को कभी भी शो नहीं करेगा। तो ट्रांसलेटरी मोशन शो नहीं करेगा तो कोई स्थितो मोशन इसको शो करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 फोर्स लग रहे हैं इस पर, और दोनों ही फोर्स पेयर में लग रहे हैं, फोर्स कपल बन रहा है। यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है प्लस x डायरेक्शन में तो दूसरा लग रहा है माइनस x डायरेक्शन में। जैसे आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हो कि मेरे पास एक मार्कर है, इस टाइप से मार्कर है, अब मैं इस पर क्या है कि फोर्स कपल को क्या करना चाहता हूँ, डेवलप करना चाहता हूँ, तो मैं इसके ऊपर वाले कॉर्नर पे क्या करता हूँ, फोर्स अप्लाई करता हूँ,
ये इस पर फोर्स अप्लाई किया, तो ये मार्कर देखो, ये वाला जो सिरा था इस पर अपने आप मतलब विपरीत दूसरी डायरेक्शन में क्या लगने लग गया, इस पर फोर्स लगने लग गया। दोबारा देखो, इस मार्कर पर मैंने फोर्स लगाया, कौन से डायरेक्शन में लगाया, अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की ओर ऐसे। ये वाले सिरे पे जो फोर्स लगा ये इससे अपोजिट डायरेक्शन में लग गया, अपने आप लग गया, तो इस पर फोर्स कपल क्रिएट हुआ। और उस फोर्स कपल के कारण जो इसकी मोशन है वो देखो कैसी है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यदि इसकी मोशन को देखें तो वो कैसी मोशन आएगी आपकी, तो ये हमारी रोटेशनल मोशन है या सर्कुलर मोशन आप इसको आप लोग बोल सकते हो। ठीक है जी। तो ये वाला जो हमारा फोर्स कपल है, ये फोर्स कपल क्या करेगा, इस डायपोल को कौन सी मोशन करवाएगा, रोटेशनल मोशन करवाएगा। इतनी बात आपको क्लियर हो रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे बट ड्यू टू फोर्स कपल दिस डायपोल rotate about its center, rotates about this its center O के अबाउट ये क्या करने लगेगा, ऐसे रोटेट करने लगेगा ऐसे, क्योंकि ये वाला जो फोर्स है ये इसको इधर साइड रोटेट करवाएगा और ये इसके इधर साइड लेके जाएगा, तो ऐसे रोटेट करेगा ऐसे। अब आपको पता है कि रोटेशनल मोशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, टॉर्क होता है। कोई ऑब्जेक्ट है वो रोटेट कर रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो रोटेट क्यों कर रहा है, उसमें टॉर्क जनरेट हो गया। क्या जनरेट हो गया, उसमें टॉर्क जनरेट हो गया, और ड्यू टू दिस टॉर्क ये वाली मोशन कौन सी होगी, रोटेशनल मोशन होगी। ठीक है जी। बट ड्यू टू फोर्स कपल दिस डायपोल रोटेट अबाउट इट्स सेंटर, सो टॉर्क जनरेटेड इन डायपोल, कितना टॉर्क जनरेट होगा उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ तक हम लोग एनालाइज करते आ रहे हैं इसको, सिंपल सी बात और हमने निकाल ली कि ये फोर्स कपल के कारण रोटेट कर रहा है तो उसमें टॉर्क जनरेट होगा, तो कितना होगा। तो टॉर्क का मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था, टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस between lines of force action। टॉर्क निकालने का ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। 11th क्लास के मैकेनिक्स में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं कि बॉडी पर टॉर्क कैसे निकालें, उस बॉडी पर कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है, और वो बॉडी जहाँ से रोटेट कर रही है या जो दो उसके जो फोर्स लग रहे हैं, फोर्स कपल है, उन फोर्स कपल की जो लाइंस ऑफ फोर्स एक्शन है उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, उनको हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो अपने पास है, कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है, क्यू ई मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है, बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइंस ऑफ फोर्स एक्शन, लाइंस ऑफ फोर्स एक्शन कौन सी है, प्लस क्यू ई की लाइन ऑफ फोर्स एक्शन ये है, और माइनस क्यू की लाइन ऑफ फोर्स एक्शन ये है। हमें इन दोनों के बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, इसको कैलकुलेट करना है। तो आप देख सकते हो कि ये भी एंगल हमारा थीटा है और ये डिस्टेंस हमारा कितना है, 2a है। कितना डिस्टेंस है, 2a, और अपन को ये निकालना है। तो ये यदि मैं इस ट्राइंगल को देखूँ तो इस ट्राइंगल के लिए ये तो बन गया हमारा परपेंडिकुलर, ये वाला परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में रिलेशन होता है साइन थीटा का, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2a साइन थीटा लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं इसको अपन लोग, 2a साइन थीटा। वैसे भी देखो आप इसके कंपोनेंट डिवाइड करके देख लो 2a के, जो हमारा इस एक्सिस की तरफ जिस पे थीटा फॉर्म हो रहे हैं वो कंपोनेंट तो आता है कॉस का 2a कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा आता है 2a
साइन थीटा। तो 2a साइन थीटा हमारी कौन सी डिस्टेंस मिल गई अपन लोगों को, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाती है। तो टॉर्क की वैल्यू मेरे को कितनी मिली, क्यू ई मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ, ऐसे लिख देते हैं इसको, क्यू इंटू 2a और ई साइन थीटा। ओके जी। तो टॉर्क इक्वल टू क्यू इंटू 2a, अपने को पता है कि इस डायपोल का डायपोल मोमेंट होगा, तो टॉर्क बना पी ई साइन थीटा। इतना टॉर्क में इसमें जनरेट होने वाला है, इतना टॉर्क जनरेट होने वाला है। अब देखो P हमारा वेक्टर क्वांटिटी था, डायपोल मोमेंट वेक्टर, E हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, और दोनों के साथ जो प्रोजेक्शन है वो साइन थीटा का है। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो मल्टीप्लाई होगा वो कौन सा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हम बोल सकते हैं कि टॉर्क कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म टॉर्क वेक्टर इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। बिकॉज जब क्रॉस प्रोडक्ट को हटाते हैं तब भी साइन थीटा लगता होता है, और यदि साइन थीटा लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि क्रॉस प्रोडक्ट होने वाला है। और दो वेक्टर्स के बीच में जब क्रॉस प्रोडक्ट हो तो रिजल्टेंट भी कैसा होता है, अपना वेक्टर होता है। अब यदि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन हम लोग कैसे कंसिडर करें, डायरेक्शन को कैसे कंसिडर करें। आप देखें कि हमारा जो E है वो कौन सी डायरेक्शन में है, कौन सी डायरेक्शन में है, हमारा एक्स डायरेक्शन में है, और P हमारा कौन सी डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है। तो J क्रॉस I करो तो आपको क्या मिलता है, J क्रॉस I मिलता है आपको माइनस के। कौन सा मिलता है आपको, माइनस के। तो आप ये मान सकते हो कि जो हमारा टॉर्क होगा वो टॉर्क P वेक्टर और E वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि यदि E हमारा इस डायरेक्शन में है, E हमारा इस डायरेक्शन में है, P हमारा इस डायरेक्शन में है, ये वाई डायरेक्शन में मतलब J कैप डायरेक्शन में, ये I कैप डायरेक्शन में, तो जब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग J क्रॉस I करोगे तो वो क्या मिलेगा, माइनस के मिलेगा। तो आप इसको ऐसे डिनोट करोगे, या इसको ऐसे डिनोट कर दो अंदर की तरफ। ये टॉर्क की डायरेक्शन हो गया। देखो टॉर्क कैसा है, P वेक्टर और E वेक्टर ये तो है एक्स वाई प्लेन में, कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में, लेकिन हमारा जो टॉर्क वेक्टर है वो इस प्लेन के क्या आ रहे हैं, परपेंडिकुलर आ रहे हैं। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ P वेक्टर एंड E वेक्टर, टू द प्लेन ऑफ P वेक्टर एंड E वेक्टर। इसको आप लोग कर लें, नोट कर लें। टॉर्क है, ऑब्वियस सी बात है, टॉर्क है तो न्यूटन इंटू मीटर भी आएगा, क्योंकि इसका जो हमारा फॉर्मूला है टॉर्क का, बेसिक कॉन्सेप्ट है वो देखो क्या बोलता है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, न्यूटन इंटू मीटर। तो यूनिट के बारे में सोचने का ज़्यादा कुछ इसमें मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये टॉर्क का फॉर्मूला P इंटू ई बन गया तो कुछ और आ जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर ही आपको बेसिकली मिलने वाला है। बिकॉज देखो P है, P हमारा डायपोल मोमेंट था, और डायपोल मोमेंट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, अपना कूलम इंटू मीटर, कूलम इंटू मीटर। और मल्टीप्लाई में इसके क्या पड़ा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है न्यूटन पर कूलम। तो कूलम से कूलम कैंसिल होकर क्या मिला अपने को, न्यूटन इंटू मीटर। वैसे भी इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर लें इसका। ओके, तो कितनी चीज़ें हमने सीख ली, हमने ये सीख लिया कि यदि एक डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो उस पर नेट फोर्स जीरो होगा, जिस कारण वो ट्रांसलेटरी मोशन को शो नहीं करेगा। लेकिन ये जो फोर्स हैं ये फोर्स कपल क्रिएट कर रहे हैं, और फोर्स कपल के कारण ये रोटेशनल मोशन करेगा, और यदि रोटेशनल मोशन करेगा तो इसमें क्या जनरेट होगा, टॉर्क। और टॉर्क को कैलकुलेट करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइंस ऑफ फोर्स एक्शन। हमने इसको सॉल्व किया अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो हमारे पास टॉर्क का क्या फॉर्मूला बना, P ई साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म में बना P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। और इस टॉर्क की जो डायरेक्शन थी वो प्लेन के परपेंडिकुलर थी, जिस प्लेन में P वेक्टर और E वेक्टर क्या करते हैं, लाई करते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो अब आप यदि इस टॉर्क के फॉर्मूले को बिल्कुल ध्यान से देखो, टॉर्क के फॉर्मूले को बिल्कुल ध्यान से देखो, तो हमारा फॉर्मूला क्या है,
फॉर्मूला हमारा है टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा. इट मीन्स टॉर्क इज डिपेंड ऑन थीटा. व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर. पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में जो थीटा है उस पर ये डिपेंड कर रहा है. तो कैसे डिपेंडेंसी है, तो हम उसके केस बना लेते हैं. स्पेशल केस लिखें इसके हम लोग. स्पेशल केस. इस स्पेशल केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, यही करने वाले हैं कि यदि थीटा इतना हो तो टॉर्क कितना होगा, यदि थीटा 30 डिग्री हो तो टॉर्क कितना होगा. ये स्पेशल केसेस हैं इसके. फर्स्ट नंबर केस हम एज्यूम करते हैं इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन साइन थीटा कितना होगा, या साइन 0 कितना होगा, 0 होगा. यदि साइन 0 0 है तो आपका टॉर्क भी कितना मिलेगा, आपको 0 मिलेगा. इट मीन्स ना तो ट्रांसलेटरी मोशन और ना ही कौन सी रोटेशनल मोशन. डायपोल जहाँ पे है वहीं खड़ा रहेगा, किसी भी प्रकार की मोशन को वो शो नहीं करेगा. इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ डायपोल. और ये कंडीशन कैसी है, इस टाइप से. जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब हमें क्या करना है, थीटा 0 रखना है. पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में थीटा 0 रखना है. तो पी वेक्टर भी कौन सी साइड बनाना पड़ेगा मेरे को, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही बनाना पड़ेगा. इधर माइनस क्यू चार्ज रखना पड़ेगा, इधर प्लस क्यू. तब भी पी वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में आ पाएगा, हमारा ई वेक्टर की डायरेक्शन में आ पाएगा. तो इस कंडीशन में यदि हमारा डायपोल है, ठीक है, तो तब उस पर टॉर्क कितना रहेगा, हमारा 0 रहेगा. इट मीन्स वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, ना तो ट्रांसलेटरी मोशन शो करेगा और ना ही कौन सी करेगा, रोटेशनल मोशन. दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम. दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम. उसके बाद हम लोग जनरली केस लेते हैं कौन सा, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन 180 साइन 180 अगेन 0 एंड टॉर्क अगेन 0. बट दिस इज नॉट स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. वाई? कंडीशन बनाए आप, ऐसे बनेंगे. दिस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हमको क्या करना है, थीटा 180 रखना है. इट मीन्स जो हमारा डायपोल मोमेंट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए. तो कैसे आएगा वो अपोजिट डायरेक्शन में, यदि इधर प्लस चार्ज और इधर कौन सा हो, माइनस चार्ज, तभी हम -2 प्लस किसको रखेंगे, डायपोल मोमेंट को. अब यहाँ पर ये स्टेबल क्यों नहीं है, तो देखिए आप, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है +2 माइनस, +2 माइनस. अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला प्लस और ये वाला प्लस, इनमें रिपल्शन होगा, और इस माइनस माइनस में क्या होगा, रिपल्शन होगा. इट मीन्स यदि मैं इस कंडीशन से, थीटा 0 वाली कंडीशन से, अब देखो मार्कर को देखो आप, अभी ये थीटा 0 पे है, थीटा 0 पे है, और ये जो इसकी टिप है, टिप, ये इसको आप लोग पॉजिटिव चार्ज समझ लो. तो जब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ ना, तो ये पॉजिटिव किसकी तरफ जा रहा है, इस पॉजिटिव की तरफ जा रहा है. देखो ये पॉजिटिव किसकी तरफ जा रहा है, इस पॉजिटिव की तरफ. तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्शन. रिपल्शन के कारण हम लोग इसको, जब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा के रखेंगे तब तक तो हम इसको यहाँ पे रख सकते हैं. जैसे ही हमने इस पर से एक्सटर्नल फोर्स को हटाया तो ये इस रिपल्शन के कारण वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, अलाइंड हो जाएगा. इट मीन्स हम लोग थीटा 180 वाली जो कंडीशन है वो तभी तक एप्लीकेबल रख सकते हैं जब तक हम उस डायपोल को पकड़ के रखे हुए हैं, यानी कि उस पर बाहर से फोर्स लगा रखे हैं, तभी तक वो 180 डिग्री की कंडीशन में रहेगा. जैसे ही हमने एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव किया तो ये प्लस इस प्लस से रिपेल होकर के वापस कौन सी डायरेक्शन में चला जाएगा, थीटा 0 वाली डायरेक्शन में चला जाएगा. इसलिए हम थीटा 0 वाली डायरेक्शन को तो क्या बोल रहे हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम. और टॉर्क 0 वाली यानी कि थीटा 180 डिग्री वाली जो कंडीशन है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. अब इक्विलिब्रियम क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि दोनों कंडीशन में टॉर्क 0 है, तो इक्विलिब्रियम तो है. लेकिन जब थीटा 0 डिग्री है तब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तब उसमें टॉर्क नहीं जनरेट हो रहा, रोटेट नहीं कर रहा. बट जब थीटा 180 डिग्री है तब तक ही इक्विलिब्रियम रहेगा जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के रखेंगे. एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करते ही वो वापस कौन से डायरेक्शन में चला जाएगा, थीटा 0 वाली डायरेक्शन में चला जाएगा. समझ रहे हैं ना बात. तो ये अनस्टेबल और स्टेबल इक्विलिब्रियम की कहानी थी. उसके बाद आप देख लें कि थीटा जब 90 डिग्री होगा
इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन 90 आपको पता है कि मैक्सिमम वैल्यू होता है +1, तो इस कंडीशन में टॉर्क भी अपना क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा प्लस पी ई के इक्वल, प्लस पी ई के इक्वल। इस बात को आप लोग क्या करें, स्क्रीनशॉट कर लें। ओके, अब इसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है, और वो इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आती है कि यदि हमारा जो डायपोल है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हो, तो क्या वो ऑलवेज टॉर्क एक्सपीरियंस करता है या नहीं करता, ऑलवेज टॉर्क एक्सपीरियंस करता है या नहीं करता। तो हमारा आंसर होगा कि जो डायपोल है वो ऑलवेज टॉर्क एक्सपीरियंस नहीं करता, नहीं करता। कौन सी कंडीशन में नहीं करता, जब थीटा 0 हो तब टॉर्क 0 होता है, और जब थीटा 180 डिग्री हो तब भी टॉर्क क्या होता है, 0 होता है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि डायपोल ऑलवेज क्या एक्सपीरियंस करता है, टॉर्क। कुछ कुछ डायरेक्शन में या कुछ कुछ थीटा पर तो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, लेकिन 0 पर और 180 पर टॉर्क एक्सपीरियंस नहीं करता। तो यदि आपसे ये क्वेश्चन